बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बीएसएन पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि बेस कर रहा है कम्युनिकेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग आती है। हम इससे पहले एड पाई के तमाम पार्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन पढ़ा। ठीक है, और जब हम पूरा नर्सिंग प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद हम उस नर्सिंग प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करते हैं और हम रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं। तो हम आज के लेक्चर में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होती है। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, ताकि आप लोगों को कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में पूछे गए हैं, हम वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को सेम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को एंड तक सुनिएगा, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिसिंग ना हो जाए। इसके अलावा भी हम कंटेंट के अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेंट के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंटिंग और रिपोर्टिंग बेसिकली क्या चीज होती है। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, हम बेसिकली क्लाइंट का रिकॉर्ड किस मकसद के लिए रखते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टिंग, चार्टिंग बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के ही बोलते हैं। तो हमने प्रिंसिपल देखने हैं कि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। डिस्कस द गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली प्रिंसिपल और गाइडलाइंस एक ही चीज होती है और ये डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ही हमसे पूछी गई है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन द डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी खुद क्या होती है, और फिर हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट में हम कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह से मेंटेन करते हैं और किस लिए ये डॉक्यूमेंटेशन में जरूरी होती है। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिफाइन डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो डॉक्यूमेंटिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एंट्री ऑन अ क्लाइंट्स रिकॉर्ड, कि बेसिकली क्लाइंट की फाइल के अंदर उसकी जितनी भी हमें एंट्रीज मिल रही हैं, उसकी हमें रीडिंग्स मिल रही हैं, उसका असेसमेंट डाटा हमें जो मिल रहा है, वो सब कुछ जो हम लिख रहे हैं उसके अंदर फाइल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट का रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम डॉक्यूमेंटिंग भी बोलते हैं, इसे हम चार्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर आपसे वो रिकॉर्डिंग करके पूछ लें, डॉक्यूमेंटिंग करके पूछ लें या चार्टिंग के। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है, एक ही चीज का नाम है कि आप क्लाइंट के रिकॉर्ड के अंदर कुछ एंट्री कर रहे हो, आप कुछ नया लिख रहे हो, जो कि आपने इंटरवेंशन की है, क्लाइंट का नया रिकॉर्ड मिला है आपको, उसके हवाले से कोई असेसमेंट डाटा मिला है, आपने उसका कोई प्लान बनाया है, आपको इवैल्यूएशन लिख रहे हो। तो जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसकी फाइल के अंदर, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंटिंग है। देन रिपोर्टिंग क्या होती है, अ रिपोर्ट इज एन ओरल, रिटन और कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। रिपोर्ट करना बेसिकली क्या होता है, हमने अक्सर नाम सुना होगा न्यूज रिपोर्टर। न्यूज रिपोर्टर क्या मतलब, जो खबरें हमारे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, एक या तो जुबानी बोली जाने वाली या लिखी हुई या फिर कंप्यूटर बेस्ड एक कम्युनिकेशन होती है, एक पूरा डाटा आपको दिया जाता है। जैसे कि अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से हम रिपोर्ट कन्वे कर रहे हैं, एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं दूसरों तक। ठीक है, तो क्या है, रिपोर्ट एक ओरल, रिटन या कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। किस लिए की जाती है, टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू अदर, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नर्सिस ऑलवेज रिपोर्ट ऑन क्लाइंट एट द एंड ऑफ अ हॉस्पिटल वर्क शिफ्ट, कि अपने हॉस्पिटल वर्क शिफ्ट के बाद जो है उस वक्त नर्स क्या करती है, अपने पेशेंट की पूरी रिपोर्ट बताती है दूसरी आने वाली को, या फिर उस क्लाइंट की फाइल के अंदर लिख देती है कि इस क्लाइंट का ये प्रॉब्लम राइज हुआ था मेरी वर्क शिफ्ट के अंदर, और इसको इस तरह से मैंने रिजॉल्व किया है, और नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या किया जाए। ठीक है, तो वो तमाम चीजें जो है ऑरली भी बताई जा सकती हैं नेक्स्ट आने वालों को, और रिटन फॉर्म में पेशेंट की फाइल के अंदर भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को डॉक्यूमेंटिंग और रिपोर्टिंग की समझ आ गई बच्चों। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द पर्पसेस ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, कि क्लाइंट के रिकॉर्ड के पर्पस क्या है, हम क्यों क्लाइंट का रिकॉर्ड रखते हैं। बिला वजह तो हम क्लाइंट की हर चीज नहीं एंटर कर रहे होते ना फाइल के अंदर, तो इसके कुछ पर्पस होगा। तो पहला हमारा पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम देखते हैं। The record serves as the vehicle by which different health professionals communicate with the client and with each other. This prevent repetition and delays in client care. अब देखें कम्युनिकेशन में किस तरह इस्तेमाल होगा, कि आपको जो भी क्लाइंट की फाइंडिंग्स मिली, आपने उसको फाइल पे मेंशन कर दी। ठीक है, एक आरएन ने, रजिस्टर्ड नर्स ने मेंशन कर दी। उसके बाद जो फिजिशियन को जितनी भी फाइंडिंग्स मिलेंगी वो उसके ऊपर मेंशन कर देगा। फिर पेशेंट की जितने भी लैब टेस्ट होंगे वो तमाम उसके ऊपर मेंशन कर दिए जाएंगे।
अब जब भी उस क्लाइंट के बारे में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने आपस में बात करनी होगी तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक बैठकर बताए दूसरे को और दूसरा फिर उसको समझे और उसको इंटरप्रेट करके उससे एक रिजल्ट निकाले। जो पुरानी फाइंडिंग्स हैं वो तमाम की तमाम उसकी फाइल में लिखी हुई है और जिसने भी उसकी फाइल देखनी है, ठीक है, तो उसको समझ आ जाएगा कि इस पेशेंट पे ये इंटरवेंशन ट्राई हो चुकी हैं, ये लैब टेस्ट इसके हो चुके हैं, ये कंडीशन इसकी रही है, इस पेशेंट की ये मेडिकल हिस्ट्री है, ये उसकी जो है वो सर्जिकल हिस्ट्री है। तो ये सब कुछ आपको उस फाइल के अंदर से मिल जाएगा और आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपका टाइम बच जाएगा और पेशेंट को जो केयर डिलीवरी है वो जल्दी हो सकेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पर्पस था वो क्या था, कम्युनिकेशन के लिए जो है हम क्लाइंट का रिकॉर्ड रखते हैं। सेकंड क्या है, प्लानिंग क्लाइंट केयर। हम क्लाइंट के लिए जब केयर प्लान करना होता है तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने पेशेंट से एक दफ़ा असेसमेंट कर ली है और आपने उसको नहीं लिखा, जब आपने दोबारा से क्लाइंट का केयर प्लान बनाना है आप दोबारा से उससे पूछेंगे तो क्या आपको वो दोबारा बताएगा? वो नहीं बताएगा, वो इरिटेट हो जाएगा। तो आप रिकॉर्ड रख लेते हैं और फिर जब आपने क्लाइंट का केयर प्लान बनाना होता है तो उस वक्त वो केयर प्लान बनाने के लिए आपको रिकॉर्ड हेल्प आउट करता है। ठीक है, Each health professional uses data from the client's record to plan care for the client। ठीक है, अब थर्ड हमारा पर्पस क्या होगा, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए कैसे जरूरी होगा, अब देखिए अगर आप चाह रहे हैं आपके पास से पेशेंट जो है वो चला गया है डिस्चार्ज होके, आप उस क्लाइंट का रिकॉर्ड रिव्यू करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में से कोई आ गया, जैसे कि हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट आ गया, वो आके पेशेंट के रिकॉर्ड को रिव्यू कर रहा है, वो देख रहा है कि जितनी भी क्वालिटी केयर मैंने डिस्क्राइब की हुई है हमारे हॉस्पिटल के लोगों में या जिस तरह से भी हमारा मोटो जो है उसमें जितनी हमने स्टेटेड स्टैंडर्ड हमारे जो हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए भी क्या है कि ऑडिटिंग होती है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्सिस ऑडिट पढ़ा था ना कि नर्सिस जो अपना रिकॉर्ड रखती हैं उसको रिव्यू किया जाए तो पता चलता है कि किस तरह की नर्सिंग केयर प्रोवाइड की गई थी। तो उसी तरह से जब हम क्लाइंट का जो डाटा है उसको रिव्यू करेंगे, ऑडिट करेंगे, दोबारा से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस हद तक, किस लेवल तक क्वालिटी केयर जो है पेशेंट को प्रोवाइड की जा रही है। तो एन ऑडिट इज अ रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड, क्लाइंट्स रिकॉर्ड आर ऑडिटेड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। हम क्वालिटी एश्योरेंस के लिए उसको देखते हैं। These record help agencies to review client record to determine if a particular health agency is meeting its stated standards, कि जो उनके stated standards है क्या वो उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्लाइंट के रिकॉर्ड से ये भी पता चल जाता है, तो इसलिए आप क्लाइंट का रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने इस क्लाइंट को इस तरह की केयर प्रोवाइड की थी। ठीक है, देन फोर्थ हमारे पास क्या है, रिसर्च। रिसर्च पर्पज के लिए हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट्स जो है उन्होंने जो कंडीशन देखनी होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बाहर चलते फिरते कहीं से कोई पेशेंट मिल जाएगा और आप उस पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। पेशेंट्स आपको हमेशा हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर मिलते हैं और हॉस्पिटल सेटिंग में चूंकि पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। आपको एक ही जगह पे बहुत सारी कंडीशन के पेशेंट्स मिल जाते हैं और उनमें सर्टेन वेरिफिकेशन आती हैं, वेरिएशन आती हैं साइन सिम्टम के हवाले से, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से, उनके केयर प्लान के हवाले से। तो आप क्या करते हैं, आप रिसर्च पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ क्या है, एजुकेशन। स्टूडेंट्स इन हेल्थ डिसिप्लिन ऑफन यूज क्लाइंट्स रिकॉर्ड एज एजुकेशनल टूल्स। ठीक है, अब देखिए ना अगर आपने असेसमेंट सीखनी है तो आप सबसे पहले कहाँ सीखेंगे, आप अपनी स्किल लैब में सीखेंगे जहाँ पे आपको असेसमेंट जो है वो डमी के ऊपर सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाया जाएगा, वहाँ जाकर आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवाया जाएगा पेशेंट के साथ और आपको कहा जाएगा कि आप इनकी असेसमेंट करें। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको एक कंप्रीहेंसिव व्यू मिल जाएगा एक ही क्लाइंट के पास से उसकी इलनेस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आपकी एजुकेशन पर्पस जो है वो भी कंप्लीट होते हैं अगर आप क्लाइंट का रिकॉर्ड रखते हैं तो। ठीक है, देन हमारे पास 6 पे क्या आता है, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का क्या मतलब होता है, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स अ फैसिलिटी टू रिसीव रीइंबर्समेंट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अब रीइंबर्समेंट वो मनी होती है या वो बजट होता है जो किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। जैसे कि हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट चला रही है, तो उनको बजट कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है। तो अगर वो अपने क्लाइंट का रिकॉर्ड रखते हैं प्रॉपरली, वो बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे पास इस डिजीज के इतने पेशेंट्स आते हैं और इनके लिए इतना बजट हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उनको उतना बजट जो है वो एनुअली मिल जाता है। तो रीइंबर्समेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट का रिकॉर्ड रखना। अब अगर आप फर्ज करें कि जो हॉस्पिटल में जो कॉस्टली मेडिसिन आती हैं, जैसे कीमोथेराप्यूटिक मेडिसिन आती हैं, या जो हमारे पास हर्निया के पेशेंट्स होते हैं उनकी मेश होती है, मेश हर्नियोप्लास्टी के लिए वो मेश काफ़ी कॉस्टली होती है।
ठीक है। तो उसको मंगवाने के लिए आपको पहले से क्या करना होता है, क्लाइंट का एक डाटा मेंटेन करना होता है और आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भेजते हैं कि हमारे पास ये पेशेंट है, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसके लिए ये हमें सामान चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें मंगवाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्लाइंट का डेटा चाहिए होता है। तो इसी तरह से जब फेडरल गवर्नमेंट से आपने बजट लेना है अपनी फैसिलिटी के लिए, तो आपको अपने क्लाइंट का रिकॉर्ड, अपना डाटा शो करना होगा कि हमारे पास इतने जो है कैपेसिटी है, इतने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमें इतना बजट रिक्वायर्ड है। तो आपको यहाँ पर भी क्लाइंट का रिकॉर्ड चाहिए होता है। देन 7th है हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसका पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं कि उसको ये डिजीज थी, हमने इस तरह का ट्रीटमेंट दिया। तो अगर वो क्लाइंट कोर्ट में जाके आपको प्रूफ साबित करना पड़े कि आपने, क्लाइंट आप पे क्लेम करता है कि उन्होंने मुझे केयर प्रोवाइड नहीं की है, तो आप वो प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमने ये केयर जो है क्लाइंट को प्रोवाइड किया है। या अगर आपका क्लाइंट वाकई ही में इल है, सिक है, ठीक है, और वो कोर्ट में प्रूफ करना चाहता है कि वो वाकई ही सिक था, तो क्या होगा कि आपके पास जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि आप लोगों ने उसके रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं, तो वो जाके आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो क्लाइंट का डेथ सर्टिफिकेट होता है, वो भी कहाँ से बनता है, वो हॉस्पिटल से बनता है, ठीक है, और वो भी कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश किया जाता है कि इस क्लाइंट की डेथ जो थी वो इस वजह से हुई थी, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर एनालिसिस। हेल्थ केयर एनालिसिस के लिए किस तरह से हमें जो क्लाइंट का रिकॉर्ड चाहिए होता है। इन्फो फ्रॉम रिकॉर्ड्स में असिस्ट हेल्थ केयर प्लानर टू आइडेंटिफाई एजेंसी नीड्स। हमें एजेंसी की नीड्स के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओवर यूटिलाइज हो रही हैं, कौन सी हमारी सर्विसेज हैं, कौन सी हमारी मेडिसिन हैं जो कि ओवर यूटिलाइज हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी ज़रूरत ही पेश नहीं आती है, तो हमें नेक्स्ट टाइम उनको नहीं मंगवाना चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ केयर एनालिसिस के बारे में हमें पता चलता है कि हमारी किस फील्ड को कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सा डिपार्टमेंट हमारा ओवर यूटिलाइज जा रहा है, जहाँ पे हमें मजीद चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे बेडिंग की ज़रूरत है, हमें रूम्स चाहिए वहाँ पर, ठीक है, और कहाँ पर ऐसा है कि एक्सेसिव रूम्स पड़े हैं, एक्सेसिव फैसिलिटीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हमें इन तमाम चीज़ों के लिए क्या है, क्लाइंट का रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है, और ये तमाम मकासद को हल करने के लिए क्लाइंट का रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो था वो सेम हेडिंग के अंदर आ रहा था। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टिंग, की चार्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन था डिस्कस द गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन करते हुए आपको किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है सेम ही था, तो इसको इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिया हुआ है। तो आपके पास जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो 13 गाइडलाइंस है बेसिकली। सबसे पहले आपके पास डेट एंड टाइम आपने मेंशन करना होता है जब भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है या चार्टिंग करनी है आपने। फिर आपने टाइमिंग मेंशन करनी होती है कि किस टाइम पे, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कितनी ड्यूरेशन तक आपने कुछ किया, ठीक है। तो हम इन तमाम को आगे चल के डिस्कस करते हैं। हमारा थर्ड वन क्या है, एलिजिबिलिटी है। फोर्थ वन परमानेंस है। फिफ्थ एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी आपने यूज करनी है। 6 पे करेक्टिंग स्पेलिंग है, 6 पे करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। 7 पे सिग्नेचर है। 8 पे एक्यूरेसी है। 9 पे सीक्वेंस है। 10 पे अप्रोप्रिएटनेस है। 11 पे कंप्लीटनेस है। 12 पे कंसाइजनेस है और 13 पे लीगल प्रूडेंस है, ठीक है। तो इनसे परेशान नहीं होना, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। 2-2 4-4 लाइनें इन सब के अंदर और आप लोगों का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डेट एंड टाइम से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेट एंड टाइम मेंशन करना। तो जब भी आपने क्लाइंट की कोई भी रिकॉर्डिंग करनी है, आपने लिखना है, क्लाइंट का डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो आपने सबसे पहले डेट और टाइम मेंशन करनी है। जैसे कि आप लोग जो है अगर क्लाइंट के वाइटल सेंड करने लगे हैं सुबह के 9 बजे, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेट लिखनी है कि आज ये डेट है और इस टाइम मैंने वाइटल सेंड मॉनिटर करने हैं। तो फिर उसके बाद आपने बीपी की रीडिंग्स, उसके बाद टेम्परेचर की रीडिंग, रेस्पिरेशन की रीडिंग, थी तमाम रीडिंग्स आपने लिखनी है। लेकिन उससे पहले आपने टाइम और डेट लाजमी मेंशन करनी है। फिर जब आपने टाइम मेंशन करना है तो इस तरह से नहीं करना कि आपने 9 o'clock लिख दिया या 6 o'clock लिख दिया। आपने साथ उसके कन्वेंशनल मैनर में आपने AM और PM मेंशन करना होता है, ठीक है। कि दिन के 9 बजे हुआ था या रात के 9 बजे हुआ था, और दिन के 6 बजे हुआ था या रात के 6 बजे, मतलब जिस भी वक्त आप करें तो आपने साथ कन्वेंशनल मैनर में AM और PM जरूर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद या फिर आप कर सकते हैं मिलिट्री क्लॉक के मुताबिक, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया गया है 100 आवर्स है, 200 आवर्स है, 300 आवर्स है, ठीक है। उस तरह से 2400 आवर्स तक जाएगा, ठीक है। उस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देन आपके पास टाइमिंग आती है। टाइमिंग का क्या मतलब होता है, अब यह देखें ना, यहाँ कंफ्यूजिंग चीज आ गई, डेट एंड टाइम भी आ गया और टाइमिंग भी आ गई। टाइमिंग का बेसिकली क्या मकसद है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस किस टाइम आप कर रहे हैं, ठीक है।
फॉलो द एजेंसीज पॉलिसी अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, आपने दिन में कितनी दफा डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है, एंड एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स कंडीशन। अब देखें ना, ऐसा हो सकता है कि किसी क्लाइंट का बीपी जो है आपको हर आधे घंटे के बाद चेक करना था, और किसी क्लाइंट का अगर आप जो है हर 4 घंटे के बाद भी चेक करेंगे तो कोई मसला नहीं है उसका। तो क्लाइंट की कंडीशन के मुताबिक या फिर आपकी जो एजेंसी है उसकी पॉलिसी के मुताबिक आपने फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि मैंने इस टाइम पे डॉक्यूमेंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लाइंट whose BP is changing require more frequent documentation, कि अगर किसी क्लाइंट का जो बीपी चेंज हो रहा है मुसलसल, उसको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, आप उसकी हर आधे घंटे के बाद डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। जबकि वो क्लाइंट जिसका बीपी कांस्टेंट चल रहा है, तो उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा जो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद भी डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं। देन थर्ड क्या है, लीजिबिलिटी। लीजिबिलिटी मतलब जो भी आप लिखें वो इतना अच्छा लिखा हुआ हो कि वो समझ आ जाए। बेसिकली क्या होता है नॉर्मली कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे फिजिशियन हो गया, नर्सेज हो गया, उनकी राइटिंग लीजिबल नहीं होती है, पढ़ी नहीं जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से क्लियर लिखना है कि वो समझ आ जाए, पढ़ा जा सके, इजीली इंटरप्रेट किया जा सके। एंट्रीज मस्ट बी लीजिबल एंड ईजी टू रीड। राइटिंग मस्ट बी क्लियर, आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। कोशिश करें कि 90 के एंगल पर लिखें, ऐसा ना हो कि आपका जो है वो 120 के एंगल पर राइटिंग जा रही है या बिल्कुल ही वो 60s में जा रही है, ठीक है। कोशिश करें कि उसको आप क्लियरली लिखें। Legibility is very important in recording numbers and medical terms. तो मेडिकल टर्म्स या नंबर्स लिखते हुए लीजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आपने लिखा कुछ और हो, सामने वाला जिसने पढ़ना है आपका लिखा हुआ वो कुछ और इंटरप्रेट करे। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा था कि पेशेंट को 7 mg मेडिसिन लगनी थी, ठीक है, आपने इस तरह से वो लिखा कि वो 1 लग रहा था, ठीक है, तो लगाने वाले ने कितनी लगा दी, 1 mg डोज लगा दी, ठीक है। तो ऐसा जब होगा तो कितने ड्रॉबैक्स आएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसा लिखना है जो क्लियर हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, हर कोई उसको समझ सके। तो कोशिश करें कि 90 के एंगल पर लिखें और क्लियर लिखें, और आपके वर्ड जो है वो सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ क्या है, परमानेंस। परमानेंस का क्या मतलब होता है बच्चों, कि जो भी आप लिखें वो डार्क इंक में लिखें और इतना क्लियर हो कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो खराब ना हो। जैसे अगर आप पेन से लिखेंगे तो पेन की इंक क्या होती है, वो रिमूव होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, या वो डल होना शुरू हो जाती है, फेड होना शुरू हो जाता है उसका कलर। तो आप कोशिश करें कि आप बॉल पेन से लिखें या जेल पेन से लिखें, तो उससे क्या होता है कि वो परमानेंट रहता है वहां पर, ठीक है। और इससे एक और फैसिलिटी आपको मिलती है कि अगर आप क्लाइंट के उस डॉक्यूमेंट की कॉपीज निकालना चाह रहे हैं, जेरोक्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो अच्छे से आपके क्लियर रिजल्ट में जेरोक्स कॉपीज निकल आएंगे। देन एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, आपने ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है जो कि मेडिकली सब लोग समझ सकें, ठीक है। यूज कॉमनली एक्सेप्टेड एब्रीविएशन, सिंबल्स एंड टर्म दैट आर स्पेसिफाइड बाय द एजेंसी। आपकी एजेंसी जो समझ सके, आपकी एजेंसी की पॉलिसी के मुताबिक, या जो मेडिकली अंडरस्टैंडेबल टर्म्स हैं आपने वो यूज करनी है। यूज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीविएशन। फॉर एग्जाम्पल, ओडी मीन्स वंस अ डे। आपकी मेडिसिन अगर लिखी हुई है उसके साथ ओडी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने वो मेडिसिन जो है पेशेंट को दिन में 1 दफा देनी है, ठीक है। जैसे अगर किसी पेशेंट के जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ TX लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, ट्रीटमेंट है। इसी तरह से डायग्नोसिस के लिए, थेरेपी के लिए, सर्जरी के लिए, फार्मेसी या प्रिस्क्रिप्शन जो आपके पास स्लिप होती है उस पर RX लिखा होता है, ठीक है। DT लिखा होता है, D/T ड्यू टू के लिए लिखा होता है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंडरी टू और रिलेटेड टू के लिए लिखा होता है। तो इस तरह की जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है आपने वो यूज करनी है अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। देन क्या है, करेक्ट स्पेलिंग। आपने स्पेलिंग हमेशा जो है वो सही लिखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही स्पेलिंग तो आप डिक्शनरी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेसी। इफ अनश्योर, अगर आप अनश्योर हो तो आप क्या करें, एक डिक्शनरी से देख लें या फिर किसी भी रिसोर्स बुक से देख लें। ऐसा हो सकता है ना कि 2 मेडिसिन के नाम बिल्कुल एक जैसे हों प्रोनाउंस करने में, लेकिन उनके स्पेलिंग में जो है वो चेंजिंग आ रही हूँ, ठीक है। और जब आप उसको लिखेंगे तो हो सकता है कि समझने वाला वो दूसरी मेडिसिन जो है जिसके स्पेलिंग आपने सोच के लिखे हैं वो उसको गलत मेडिसिन लगा दे क्लाइंट को। देखिए, बाजू पर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही लिखा है। अब देखें, असल में लफ्ज क्या है, कैलेंडर होता है, लेकिन अगर हम इस तरह से भी लिखते हैं तो प्रोनाउंस ये भी कैलेंडर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये वो वाला कैलेंडर है, ठीक है। डेफिनेटली और डेफिनेटली, ठीक है, हम जो है प्रोनाउंस एक जैसा कर रहे होते हैं इसको, लेकिन स्पेलिंग चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपने इस चीज से बचना है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। देन 7 पे क्या है, सिग्नेचर। ईच रिकॉर्डिंग इज साइंड बाय द नर्स। जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब आपने कुछ भी लिखा है, क्लाइंट के वाइटल साइन लिखे हैं, उसकी मेडिकेशन आपने लिखी है, कुछ भी आपने लिखा है, तो आपने उसके नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं, और उस सिग्नेचर के साथ आपने अपना नेम और अपना डेजिग्नेशन लिखना है, ठीक है। और अगर आप जो है कंप्यूटराइज चार्टिंग कर रहे हैं, मतलब आप कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेसिफाइड कोड दिया होगा आपकी एजेंसी ने, तो आपने नीचे वो वाला कोड मेंशन करना होगा। या फिर बात जगहों पे ऐसा होता है कि स्कैन सिग्नेचर आपके पास सिस्टम में पड़े होते हैं, आपने वो स्कैन सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करने होंगे। देन 8 पे क्या है, एक्यूरेसी।
कि जो भी आप लिख रहे हैं वो तमाम चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। यूज ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट इस्टेब्लिशेस एक्यूरेसी। अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट यूज कर रहे हैं तो क्या है, एक्यूरेट चीजें आएंगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, इनटेक 450 ml ऑफ वाटर, देन राइटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप किसी क्लाइंट की फाइल के ऊपर लिख रहे हैं कि उसने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ले लिया है, तो इसका से कुछ भी आपको इंटरप्रेट नहीं हो रहा कि कितनी अमाउंट में लिया है, अब आपके लिए कितना एडिक्वेट है और जो फिजिशियन है उसके लिए कितना एडिक्वेट है। तो हर किसी की जो स्टैंडर्ड्स है वो चेंज होते हैं। तो आप क्या करें, आप एग्जैक्ट लिख देना ताकि कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो। तो आपने क्या करना है, आपने एक एग्जैक्ट वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद क्या है कि क्लाइंट का नाम और उसकी जितनी भी आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका बेड नंबर, उसका रूम नंबर, वो तमाम चीजें आपने हर पेज के ऊपर मेंशन करनी होती है। आप देखते हैं ना पेशेंट की फाइल हॉस्पिटल में जाके कि उसके ऊपर हर पेज के ऊपर क्लाइंट का नाम, उसका बेड नंबर, उसकी डिजीज, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है हॉस्पिटल का, वो तमाम चीजें लिखी होती हैं। ठीक है। देन है बिफोर मेकिंग एन एंट्री इन द चार्ट मेक श्योर दैट इट इज करेक्ट। आप जो है सबसे पहले देख लें एंटर करने से पहले कि वो चीज सही भी है जो आप लिखने लगे हैं या नहीं सही है। चार्ट ओनली योर ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन टू बी अकाउंटेबल। आपने सिर्फ वो वाली ऑब्जर्वेशन लिखनी है जो कि आपने खुद की है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से देख के किसी और के जो डाटा है वहां से चुरा के इस पे लिखते हैं। देखिए ना, अगर आप क्या लेते हैं कि वाइटल साइन आपने भी मॉनिटर करने हैं और फिजिशियन ने भी मॉनिटर करने हैं, तो आप जो है आप सुस्ती बरत रहे हैं, आपने नहीं किए, वहां से आपने प्रीवियस उसके जो थे वो डाटा उठाकर आपने आगे एंटर कर दिया। ठीक है। या फिर आपने खुद के लिखे हुए कल के जो नोट्स थे वो उठाकर आगे डाल दिए, तो आप इस चीज के लिए अकाउंटेबल हैं। तो आप सिर्फ वही डाटा बच्चों एंटर करना जो कि आप लोगों ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है और वही आप उस पर फाइल पर मेंशन करना, ताकि जब भी आपकी अकाउंटेबिलिटी हो उस चीज को लेकर तो आपको कोई भी मसला ना हो। देन 9 पे आता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आपने किस तरह से रखना होता है कि जिस जिस तरह से आपने इवेंट्स हुए हैं उनको उस तरह से लिखना है। जैसे कि अगर आप क्लाइंट की असेसमेंट कर रहे हैं तो अपने असेसमेंट सबसे पहले मेंशन करनी है। देन आपने क्या करना है कि उस असेसमेंट डाटा से आपने डायग्नोसिस बनाना है और उस डायग्नोसिस से फिर आपने प्लानिंग लिखनी है। ठीक है। और उसके बाद क्लाइंट की कंडीशन में जिस तरह से चेंजेस आएंगे आपने वो चेंजेस भी सीक्वेंस वाइज बच्चों मेंशन करने हैं उसकी फाइल के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले लिख देते हैं क्लाइंट का कोई फ्रैक्चर हुआ था, सबसे पहले लिख देते हैं कि उसको हमने जो था उठाकर बिठा दिया था। ठीक है। आपने बताना है कि हमने क्लाइंट हमारे पास आया, वो इस कंडीशन में था, हमने उसको ये मेडिकेशन लगाई है, हमने उसको कास्ट लगाई है, हमने उसकी इमोबिलिटी की है उस जगह की। ठीक है। उसको हमने डाइट प्लान उसके लिए सेट किया है, हमने उसके लिए मेडिसिन चार्ट जो था वो मेंटेन किया, हमने उसके वाइटल्स किए हैं। तो जिस जिस सीक्वेंस में आप जो जो काम कर रहे हैं आपने उस सीक्वेंस में वो चीजें तमाम एंटर करनी है। ऐसा ना हो कि वो चीजें सीक्वेंस में ना हो और किसी को भी समझ ना आए कि क्लाइंट के साथ बेसिकली सबसे पहले क्या किया गया था। तो स्टेप बाय स्टेप जब चीज लिखी हुई होगी तो वो सब लोगों को समझने में भी आसानी होगी और आपके काम को जो है वो सराहा भी जाएगा। देन थर्ड पॉइंट इसमें हमारे पास क्या है, अपडेट और डिलीट प्रॉब्लम्स एज नीडेड। कि जो भी चीजें आपने उसके अंदर ऐड करनी है या उसमें से निकालनी है तो वो आप उस तरह करें जिस जिस तरह से उसकी जरूरत पड़ती जा रही है। देन हमारे पास क्या है, अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब होता है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो क्या हो, वो उस क्लाइंट के बारे में अप्रोप्रिएट हो। ऐसा ना हो कि आप उस क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उस फाइल के अंदर सारी मेंशन कर दें। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस तमाम डाटा को अप्रोप्रिएट रखना होता है और जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट के हवाले से वो आपने तमाम वहां से निकाल देनी है। देन 11 पे हमारे पास क्या आता है, कंप्लीटनेस। जितना भी आप लिख रहे हैं डाटा वो कंप्लीट होना चाहिए। हैपहैजर्डली आप कभी भी कुछ भी ना लिखें। जितना आप रीडिंग लिख रहे हैं, अगर आप डीपी लिखा है तो आप उसके साथ मिलीमीटर ऑफ मर्करी का यूनिट जरूर मेंशन करें। आपने पेशेंट की पल्स ली है तो आप उसके साथ जो है वो बीट्स पर मिनट का जरूर मेंशन करें। ठीक है। तो जब आप यूनिट मेंशन करेंगे तो क्या होगा कि उसके साथ क्लैरिटी हो जाएगी कि कितनी चीज आपने जो थी वो मॉनिटर की थी। Document all necessary information. It should give a clear picture of what took place. Complete pertinent assessment data such as vital signs, wound drainage, client complaints, who was notified and was what intervention are carried out are recorded. आपने क्या करना है, जितने भी वाइटल साइन जिस जिस तरह से आपने उनकी रीडिंग्स ली, जैसे मैंने आपको बताया, आपने उस तरह से उसको मेंशन कर दिया। अगर क्लाइंट के वोंड में से कुछ ड्रेनेज हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपको देखना है वो ड्रेनेज कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, दिन में कितनी दफा हो रहा है, कौन सा फैक्टर था जो उसको ट्रिगर कर रहा था, वो ड्रेनेज किस कलर का था, वो पस थी, ब्लड था, क्या था, उसके साथ पेन हो रहा था क्लाइंट को या नहीं हो रहा था। ठीक है। तो आपने तमाम चीजें जो है वो कंप्लीटली उस पर मेंशन करनी है कि ये चीजें हो रही थी। ठीक है। और उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन की गई हैं और किस किस को बताया गया था, नोटिफाइड किया गया था कि ये क्लाइंट को प्रॉब्लम हो रहा है।
देन आपके पास बच्चों आती है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस से क्या मतलब होता है कि एक्सेसिवली डिटेल आपने नहीं लिखनी है, आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है लेकिन कंप्रीहेंसिव लिखना है। Recording need to be brief as well as complete to save time in communication. The client's name and the word client are omitted. आप ऐसा ना लिखें the client is seen perspiring profusely, ठीक है, आप ऐसा ना लिखें, आप सिर्फ लिख दें perspiring profusely कि उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, उसकी रेस्पिरेशन शैलो थी, इतनी थी कि वो 28 ब्रेथ्स पर मिनट आ रही थी, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको मेंशन कर दें। हर दफ़ा आप हर सेंटेंस के शुरू में द क्लाइंट मेंशन ना करें, इससे क्या होगा कि आप लोगों को पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देन आपके पास आता है लीगल प्रूडेंस। लीगल प्रूडेंस से क्या मतलब होता है एक्यूरेट कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन शुड गिव लीगल प्रोटेक्शन टू द नर्स। अगर आप एक्यूरेट और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देंगे, आपको देनी भी चाहिए, अगर आप एक्यूरेट देंगे तो क्या होगा कि आपको लीगली प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि आपने जितनी भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने उसको बहुत अच्छे से पूरा किया। इसके अलावा ये लीगल प्रोटेक्शन दे रहा है क्लाइंट को और क्लाइंट के दूसरे केयर गिवर्स को और हेल्थ केयर फैसिलिटी को और क्लाइंट को खुद को, ठीक है। नर्स को किस तरह दिया मैंने आपको बता दिया, क्लाइंट के दूसरे हेल्थ केयर गिवर्स को कैसे कि उस पर तमाम चीजें मेंशन है, जिस पर्सन ने उसको केयर प्रोवाइड की आपने वो तमाम चीजें उस पर मेंशन की थी, तो वही डाटा अगर कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा कि वो लोग वहां प्रूफ दे सकेंगे कि वो लोग केयर प्रोवाइड की है, उन्होंने किस तरह की केयर प्रोवाइड की है, वो तमाम चीजें क्लाइंट के डाटा से उनको पता चल जाएंगी। देन हेल्थ केयर फैसिलिटी कि अगर कोई पर्सन हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर कोई क्लेम कर रहा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी ने मुझसे पैसे ले लिए हैं, मुझे ट्रीटमेंट नहीं दिया या मेरे साथ जो था वो फ्रॉड किया है, तो अगर डाटा आपके पास कंप्लीट एक्यूरेट पड़ा हुआ है और आपने क्लाइंट की कंसेंट वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है उस पर कि मैंने इस क्लाइंट की सर्जरी से पहले इससे कंसेंट ली थी, तो वो तमाम चीजें आप कोर्ट में दिखा सकते हैं और इससे आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। देन आपके पास आता है द क्लाइंट रिकॉर्ड प्रोवाइड प्रूफ ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर गिवन टू द क्लाइंट कि आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपने क्लाइंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो अगर कोई आपके ऊपर कोई फ्रॉड का जो था वो इल्जाम लगा रहा था तो क्या होगा कि आप वो कोर्ट पे झूठा साबित कर सकेंगे, किस वजह से, रिकॉर्ड की वजह से। तो आपने रिकॉर्ड को बहुत एक्यूरेटली, कंप्लीटली, कंसाइजली आपने लिखना होता है। तो ये हमारी गाइडलाइंस या जो प्रिंसिपल थे चार्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के वो हमारे कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देन हमारे पास आता है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी होती क्या है। Confidentiality is the right of an individual to have personal identifiable medical information kept private। कि हर पर्सन का ये राइट होता है कि जितनी भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या वो इंफॉर्मेशन जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसका मेडिकल डाटा जितना भी है उसको प्राइवेट रखा जाए, उसको लोगों के सामने डिस्क्लोज ना किया जाए। Such information should be available only to the physician of the record and other healthcare एंड इंश्योरेंस पर्सनल एज नेसेसरी। जिस तरह से जिस पर्सन को जरूरत हो, जैसे फिजिशियन को जरूरत होती है क्लाइंट के डाटा की, हेल्थ केयर जितने भी हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं उनको जरूरत होती है, नर्स को जरूरत होती है, जितने भी इंश्योरेंस पर्सनल होते हैं उनको जरूरत होती है, तो क्या करना है, सिर्फ उन लोगों के सामने आपने डिस्क्लोज करना है जब नेसेसरी हो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनके सामने अपने क्लाइंट के प्राइवेट डाटा को जो है डिस्क्लोज नहीं करना, किसी और को नहीं बताना। क्लाइंट को जब आप ये प्रोटेक्शन देंगे तो वो आप पर ट्रस्ट करता है। तो अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की, क्या इंपॉर्टेंस है डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग के अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द बेसिक राइट ऑफ द पेशेंट बिकॉज एनी ब्रीच इन कॉन्फिडेंशियलिटी मे रेज अ थ्रेट टू क्लाइंट्स लाइफ और क्लाइंट्स डिग्निटी। ऐसा हो सकता है कि अगर आप क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको डिस्क्लोज कर दें किसी ऐसे पर्सन के सामने जो क्लाइंट की जान के लिए खतरा हो, ठीक है, तो क्या होगा, इससे उसकी क्लाइंट की लाइफ को थ्रेट होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट अपनी डिजीज शो ना करना चाह रहा हो, तो क्या हो, इससे अगर आप उसकी डिजीज शो कर देंगे तो अपने आप को वीक फील करेगा उस पर्सन के सामने जिसके सामने आपने उसको डिस्क्लोज किया, तो क्या होगा, क्लाइंट की डिग्निटी जो है वो खराब होगी। देन सेकंड क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फेलियर टू कीप इन्फॉर्मेशन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड कैन लीड टू द लॉस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको लीक कर दिया तो क्लाइंट इस चीज को बेयर नहीं कर सका, तो आपने अपने क्लाइंट को खो दिया है, क्लाइंट की डेथ हो गई है। इन्फॉर्मेशन कुड बी मिसयूज्ड व्हिच कैन रिजल्ट इन कॉस्टली लॉसूट। ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपने डिस्क्लोज की है उसका कोई गलत इस्तेमाल कर दे और उस क्लाइंट के ऊपर या आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर कोई केस बन जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमेशा इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर आप सिस्टम के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं क्लाइंट की, जैसे आप कंप्यूटराइज डाटा जो है उसको जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपने उसको पासवर्ड वगैरह लगा कर रखना है। और अगर क्लाइंट की फाइल है, आप उस पर रिटर्न कर रहे हैं काम, तो आपने उसको सिक्योर रखना है उन तमाम लोगों से जो कि क्लाइंट की जान के लिए खतरा हो सकते हैं, जिनके सामने क्लाइंट नहीं चाहता कि आप उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें।
देन फोर्थ क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू अ लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर ना रखें तो क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी डाटा देने से पहले 100 दफा सोचेगा। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और आपको प्रॉपर डाटा जो है वो नहीं देगा। If nurse is unable to maintain confidentiality, then the patient withhold his or her information that will result in incorrect diagnosis by the nurse and ultimately failure of nursing care plan. तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने क्लाइंट का डाटा जो था उसको आपने सिक्योर नहीं रखा, प्रोटेक्टेड आपने नहीं रखा और क्लाइंट ने इस चीज़ को फील किया है कि आपने उसका डाटा जो था वो डिस्क्लोज कर दिया किसी और पर्सन के सामने, तो क्लाइंट आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दोबारा कभी भी नहीं देगा। आप उससे पेन के बारे में पूछेंगे वो आपको सही नहीं बताएगा, आप उसकी कंडीशन के बारे में पूछेंगे वो आपको गलत बताएगा। तो इससे क्या होगा कि आप इनकरेक्ट डायग्नोसिस बनाएंगे कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से। जब इनकरेक्ट डायग्नोसिस होंगे, इनकरेक्ट आउटकम्स होंगे, तो क्या होगा कि नर्सिंग केयर प्लान जो था वो फेल हो जाएगा। तो आपने हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है ताकि क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करे और आपको प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करे और आप जो है वो खुद भी लीगली प्रोटेक्टेड हो और आपका क्लाइंट भी लीगली प्रोटेक्टेड हो। ठीक है। देन बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। हमारे कंटेंट के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो था आउट ऑफ कंटेंट था, बट मुझे लगा कि इसको शामिल करना चाहिए क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के हवाले से हम बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आप जब क्लाइंट का डाटा लिख रहे हैं तो आप किस फॉर्मेट के अंदर लिख रहे हैं, किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप क्लाइंट का डाटा मेंशन कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है, तकरीबन 10 डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है। तो हम वन बाय वन इन तमाम की सिर्फ डेफिनेशन करेंगे कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कम से कम आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के हवाले से जो बेसिक डाटा है वो आपके पास कंप्लीट हो और आपको समझ भी इसकी आ जाए। तो हमारे पास फर्स्ट सिस्टम क्या है, सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड। सेकंड है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड। देन आपके पास पाई चार्टिंग आती है, देन फोकस चार्टिंग आती है, चार्टिंग बाय एक्सेप्शन आती है, फैक्ट सिस्टम आता है, कोर सिस्टम आता है, आउटकम डॉक्यूमेंटेशन आती है, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन आती है और केस मैनेजमेंट आती है। थोड़े से कंफ्यूजिंग नाम लग रहे हैं ना, लग रहा है कुछ डरावना आने वाला है, कुछ मुश्किल आने वाला है। तो मुश्किल नहीं है बच्चों, आसान है, हम आसानी से इनको एक एक दो दो मिनट में कवर करते हैं। तो हम हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम देखते हैं, सोर्स ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम या सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इज अ नरेटिव रिकॉर्डिंग बाय ईच मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम चार्ट ऑन सेपरेट रिकॉर्ड। अब आपने पेशेंट की फाइल देखी होगी हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि फिजिशियन नोट सेपरेट होते हैं, नर्सिंग नोट सेपरेट होते हैं, लैब के नोट सेपरेट होते हैं, पेशेंट की कॉल जो होती है उनके नोट सेपरेट होते हैं। ठीक है। तो जो पर्सन जो काम कर रहा है वो तमाम क्या कर रहे हैं, अपना सेपरेट सेक्शन में अपनी सेपरेट नोटेशन बना रहे हैं। सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन लीड टू फ्रेगमेंटेड केयर। अब हर कोई जो है फ्रेगमेंटेड केयर प्रोवाइड कर रहा है। ईच पर्सन और डिपार्टमेंट मेक सेपरेट नोटेशन इन अ सेपरेट सेक्शन। इट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ चार्टिंग। आपने हॉस्पिटल सेटिंग में जरूर इसको देखा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड कि क्लाइंट की प्रॉब्लम जो है, जैसे जैसे जिस सिस्टम के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको प्रॉब्लम के हिसाब से ओरिएंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, ये सोल्यूशन था, ये प्रॉब्लम थी, ये फाइंडिंग थी, ये लैब डाटा था, ये उसका सोल्यूशन था। ठीक है। अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इन विच अ लिस्ट ऑफ द पेशेंट्स प्रॉब्लम इज क्रिएटेड एंड रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल फाइंडिंग, लेबोरेटरी डाटा, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट आर लिस्टेड अंडर अप्रोप्रिएट मेडिकल प्रॉब्लम। अब देखिए आपके पास हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है जिसको मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे उसको हाइपरटेंशन है, उसको डायबिटीज है उसको, ठीक है, उसके अलावा जो है क्लाइंट जो है उसको फ्रैक्चर हुआ है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है आपके पास क्लाइंट के। तो आप क्या करते हैं, आप उसकी जो है वो एक फोल्डर बनाते हैं सेपरेट एक। ठीक है। एक प्रॉब्लम उसकी क्या है, उसकी हाइपरटेंशन एक प्रॉब्लम है, एक उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसको डायबिटीज है, एक उसकी जो करंट प्रॉब्लम प्रेजेंट प्रॉब्लम है जो फ्रैक्चर है आप वो मेंशन करते हैं। फिर आप देखते हैं कि आप उसकी हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, हिस्ट्री कितनी है हाइपरटेंशन की, आपको फिजिकली क्या फाइंडिंग्स मिली है कि वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है। ठीक है। और उसकी मेडिकेशन आप क्या कर रहे हैं। देन आप डायबिटीज के देखते हैं कि कितनी उसको डायबिटीज शुगर उसकी लेवल रह रहा है, आप कितनी इंसुलिन उसको दे रहे हैं या आप कितनी टैबलेट्स उसको दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी फ्रैक्चर के हवाले से जो आपने इंटरवेंशन की आप उन तमाम को मेंशन करेंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड में 4 चीजें आती हैं बेसिकली। डाटाबेस आती है, आप डाटा इकट्ठा करते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाते हैं, आप उन तमाम प्रॉब्लम्स की लिस्ट के लिए हर प्रॉब्लम के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं और फिर उस प्लान ऑफ एक्शन के बाद आप क्या करते हैं, आप प्रोग्रेस नोट्स लिखते हैं क्लाइंट के कि मैंने ये प्रॉब्लम थी क्लाइंट की, ये मैंने प्लान ऑफ एक्शन किया और अब मुझे ये प्रोग्रेस उसमें मिल रही है। ठीक है। तो हमारे जो प्रोग्रेस नोट्स होते हैं उनको लिखने का भी हमारे पास एक तरीका होता है, हम उसको देख लेते हैं अभी। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड।
तो उसमें हम प्रोग्रेस नोट्स किस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए आपके पास दो तरह के आपके पास स्ट्रक्चर आते हैं। पहला आपके पास सोप है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये काफी दफा पेपर में पूछा गया। अगर आप फंडामेंटल्स के पास पेपर देखेंगे तो वहां पे सोप या सोपियर करके पूछा हुआ है आप लोगों से, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज थे इस हवाले से कि ये सोप क्या होता है। तो इसको आज हम देख लेते हैं। सोप क्या है? एक्रोनिम फॉर एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर कीपिंग प्रोग्रेस नोट्स इन द चार्ट। कि अगर आप क्लाइंट के चार्ट के अंदर उसके प्रोग्रेस नोट्स लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। ईच एंट्री कंटेन द डेट, नंबर एंड द टाइटल ऑफ पेशेंट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब जब भी आप एंट्री करेंगे क्लाइंट की तो उसके अंदर क्या होगा, दिन की डेट आएगी, नंबर आएगा पेशेंट का, ठीक है, और टाइटल आएगा पेशेंट की प्रॉब्लम का कि कौन सा प्रॉब्लम है पेशेंट का, ठीक है, और फॉलोड बाय सोप हेडिंग्स। आपने कभी भी क्लाइंट के जो प्रोग्रेस नोट लिखने हैं तो आपने ऊपर डेट, नंबर, टाइटल लिखना है प्रॉब्लम का, और फिर आपने 4 सोप हेडिंग्स लिखनी है और फिर उन हेडिंग के अंदर आपने लिखना है। सब्जेक्टिव फाइंडिंग के अंदर क्या आएगा, जो आपको क्लाइंट खुद से बता रहा है अपनी प्रॉब्लम्स कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स के अंदर क्या आएगा, जो आपने देखी है उसके अंदर। देन असेसमेंट आएगी, द डॉक्यूमेंटेड एनालिसिस एंड कंक्लूजन कंसर्निंग द फाइंडिंग। आप क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे और उससे कंक्लूजन निकालेंगे। आपने असेसमेंट कर ली, देन आप प्लान करेंगे। इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए आपने प्लानिंग की फॉर फर्दर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक एक्शंस। आपने नेक्स्ट थेराप्यूटिक एक्शन करने हैं। इफ द पेशेंट हैज मल्टीपल प्रॉब्लम्स, अगर पेशेंट के मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं तो आप क्या करेंगे, आप 3-4 कॉलम बनाएंगे। हर कॉलम के अंदर डेट, नंबर और प्रॉब्लम लिखेंगे और उसके बाद ये 4 हेडिंग्स लिख के हर प्रॉब्लम की सब्जेक्टिव फाइंडिंग, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, असेसमेंट और प्लान लिखेंगे, ठीक है। देन आपके पास जो जदीद आया उसमें क्या हुआ, सोपियर कर दिया उन्होंने। सोप की 4 हेडिंग्स वो वाली और उसमें 3 हेडिंग्स उन्होंने मजीद शामिल कर दी। ऐड टू द सोप हेडिंग्स लिस्टेड अबव। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करेंगे, आप इसमें इंटरवेंशन लिखेंगे। हमने क्या किया था, हमने कहा सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, असेसमेंट, प्लान, फिर आप उसके बाद इंटरवेंशन करेंगे। कौन सी इंटरवेंशन आपने करनी है, फिर आपने उस इंटरवेंशन की इवेल्युएशन देखनी है कि वो इंटरवेंशन किस हद तक इफेक्टिव थी, ठीक है। और आर क्या है, रिवीजन, कि अगर आपको केयर प्लान की दोबारा से रिवीजन की जरूरत है तो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। देन आपके पास आता है पाई चार्टिंग। तो पाई चार्टिंग में आप किस तरह से करते हैं। पाई बेसिकली स्टैंड करते हैं पी फॉर प्रॉब्लम, आई फॉर इंटरवेंशन एंड ई फॉर इवैल्यूएशन। तो आप डेट और टाइम मेंशन करते हैं, फिर आप प्रॉब्लम लिखते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए इंटरवेंशन लिखते हैं और फिर आप इवैल्यूएशन लिखते हैं क्लाइंट के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। देन बच्चों आता है आपके पास फोकस चार्टिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, FDAR भी बोलते हैं, ठीक है। तो F स्टैंड फॉर फोकस, D फॉर डाटा, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिस्पॉन्स। It is intended to make the client and client concerns and strength to focus of care। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्लाइंट को, क्लाइंट की जितनी भी कंसर्न है, जो उसकी परेशानियां हैं और जो उसकी स्ट्रेंथ है, हम उनको फोकस करते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड। हम क्लाइंट के रिकॉर्ड के अंदर उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, डेटाबेस में क्या आता है, डिस्क्राइबिंग द करंट पेशेंट कंडीशन। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्लाइंट की करंट कंडीशन आती है। एक्शन में क्या आता है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई भी काम कर रहा है, जो इंटरवेंशन कर रहा है, वो उसमें एक्शन में आएगी। और देन रिस्पॉन्स क्या है कि हमें क्या आउटकम मिल रही है उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद। देन बच्चों आता है चार्टिंग बाय एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है कि उसके अलावा। तो चार्टिंग बाय एक्सेप्शन में क्या आएगा, इसको हम वेरिएंस चार्टिंग भी बोलते हैं। is a system for documenting exceptions to normal illness or disease progression using a shorthand method of charting what's usual and normal, ठीक है। जो भी चीजें नॉर्मल हैं आप उनको मेंशन नहीं करते हैं और जो चीजें नॉर्मल से हट के आपको वेरिएशंस नजर आ रही हैं आप उनको मेंशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मेट बना होता है जिसके अंदर आपने टिक मार्क करना होता है, जैसे कि चेंज इन बॉडी वेट हुआ है या नहीं हुआ, आपने उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। कि मतलब आपने एक्सेप्शंस मेंशन करनी है जो नॉर्मल से हट के हैं। जैसे कि आपने क्लाइंट की एपिटाइट देखनी है, गुड है, फेयर है, पुअर है, आपने वो मेंशन कर दी, ठीक है। आप मेंशन भी करोगे कि इतनी नॉर्मल होती है, ठीक है, और अब इसकी इतनी है। तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल से हट के जो भी अब नॉर्मल चीजें आएंगी आप उनको मेंशन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आसान भी होता है और शॉर्ट हैंड भी होता है। देन फैक्ट सिस्टम आता है चार्टिंग का। तो फैक्ट एक एक्रोनिम है जिसमें क्या होता है, एफ फॉर फ्लो शीट्स होती हैं। फ्लो शीट्स फॉर स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन, कि स्पेसिफिक पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक फ्लो शीट आप डिजाइन कर लेते हैं। जैसे आप आईसीयू में अगर गए हो तो आईसीयू के पेशेंट के लिए एक पूरा चार्ट बना होता है जिसके अंदर उसकी तमाम चीजें हम मेंशन करते हैं। हम उसके वाइटल्स एंड मॉनिटर करके मेंशन करते हैं, हम उसके अलावा उसका इनटेक आउटपुट चेक करते हैं, हम उस ग्लासगो कोमा स्केल होता है, ठीक है, उसके प्यूपिलरी रिएक्शंस होती हैं, हम वो तमाम चीजें उसके चार्ट के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, पेशेंट टू पेशेंट वो फ्लो शीट्स होती हैं वो वेरी करती हैं।
तो हम क्या फैक्ट सिस्टम में क्या आएगा, सबसे पहले फ्लो शीट्स आती हैं, हम स्पेसिफिक पेशेंट की पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक फ्लो शीट बनाते हैं। असेसमेंट पैरामीटर्स प्रिंटेड ऑन चार्ट फॉर्म, कि हमारे पास चार्ट फॉर्म के अंदर पहले से कुछ पैरामीटर जो है वो लिखे होते हैं। पास दफा ऐसा होता है ना कि आप असेसमेंट करने बैठे हैं, आपको तमाम चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो उस चार्ट के ऊपर तमाम चीज़ें मेंशन की होती हैं कि इस क्लाइंट से आपने ये चीज़ें असेस करनी है और इस तरह से असेस करनी है, ठीक है। तो एक प्रिंटेड चार्ट बना होता है, तो उस पर आपको एक तरह से गाइडलाइन मिल जाती है कि मैंने ये चीज़ें इसमें असेस करनी है। देन सी क्या है, कंसाइज इंटीग्रेटेड प्रोग्रेस नोट्स, जो भी प्रोग्रेस नोट्स है आपने उनको कंसाइज लिखना होता है। देन टी फॉर क्या है, टाइमली एंट्रीज बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एट द टाइम दैट केयर इज गिवन, ठीक है। तो उस वक्त आपने जब भी केयर प्रोवाइड की जा रही है तो उसी वक्त आपने उसको टाइमली एंट्री कर देनी है उसकी। देन कोर सिस्टम आता है, अ डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए एक तरह से एक सिस्टम है डॉक्यूमेंटेशन का। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, अब इसके अंदर आप डेटाबेस मतलब क्लाइंट की जो करंट कंडीशन है आप उसको मेंशन करते हैं, आप केयर प्लान लिख देते हैं, उसके अंदर फ्लो शीट्स होती हैं जिनके ऊपर आप क्लाइंट की जितना भी आपको फाइंडिंग्स मिल रही हैं आप उनको मेंशन करते जाते हैं। प्रोग्रेस नोट्स आप डालते हैं क्लाइंट के कि अभी मेरे क्लाइंट की ये कंडीशन है और मैं इस तरह से अपने क्लाइंट के लिए इंटरवेंशन कर रहा हूँ और प्लान कर रहा हूँ और इस तरह से मेरे क्लाइंट के अंदर बेहतरी आएगी। और इवन आप इसके अंदर डिस्चार्ज समरीज भी मेंशन करते हैं कि मेरा पेशेंट अगर डिस्चार्ज होगा तो ये इस तरह से उसको केयर जो है वो अपनी करनी आनी चाहिए और ये अगर मुझे ये फाइंडिंग्स क्लाइंट की मिलती हैं तो मैं उसको डिस्चार्ज करवाऊंगा। प्रोग्रेस नोट्स यूजेस 3 कॉलम फॉर्मेट, प्रोग्रेस नोट के अंदर 3 कॉलम फॉर्मेट होता है उसका और उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट का डाटाबेस आता है मतलब उसकी करंट कंडीशन आती है, एक्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आता है कि आप एक्शन क्या कर रहे हैं और इवैल्यूएशन आती है, ठीक है। फिर आपके पास आउटकम डॉक्यूमेंटेशन आती है। आउटकम डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, दिस सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फोकसेस ऑन आवर क्लाइंट्स बिहेवियर, के क्लाइंट के बिहेवियर पे आप फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। इट प्रेजेंट द क्लाइंट्स कंडीशन इन रिलेशन टू प्री डिटरमिन्ड आउटकम्स, कि आपने पहले से जो अपना नर्सिंग केयर प्लान बनाया था उसमें आपने जो आउटकम्स मेंशन की थी आप उसके साथ कंपेयर करते हैं कि किस हद तक आउटकम्स अचीव हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं द क्लाइंट्स बीपी विल बी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वाइल सिटिंग बाय टाइम ऑफ डिस्चार्ज, कि टाइम ऑफ डिस्चार्ज पे जब क्लाइंट बैठेगा तो उस वक्त क्या होगा कि उसका जो बीपी है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब आप देखेंगे कि जब आपका क्लाइंट उस वक्त वहां बैठा हुआ है तो उसका बीपी कितना है, ठीक है। तो आपने आउटकम जो है वो डॉक्यूमेंट करनी है उसके अंदर ताकि आपको उस वक्त टारगेट टाइम पे टारगेट डेट पे तो आपको क्या हो कि वो बिहेवियर आपका सामने आना चाहिए। द स्टैंडर्ड दैट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट आउटकम्स आर स्पेसिफिक क्लाइंट बिहेवियर, अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, आपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। द कंडीशन अंडर विच द बिहेवियर अकर, वो कंडीशन जिसमें बिहेवियर होगा, जैसे आपने कहा था वाइल सिटिंग बाय द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, टारगेट डेट आपने दे दी थी और टाइम दे दिया था कि इस टाइम ये बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक आउटकम लिख दी थी और फिर आप चेक करेंगे कि क्या उस टाइम पर वो आउटकम अचीव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। देन कंप्यूटराइज क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आएगा। कंप्यूटराइज क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट computerized clinical documentation system record the vital sign directly from the cardio respiratory monitor, जो आपके कार्डिक मॉनिटर्स होते हैं वहां से वो डायरेक्ट डाटा जो है वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है। जबकि कुछ एंट्रीज जो है वो नर्सिंग असेसमेंट की जैसे एंट्रीज होती हैं वो नर्स को खुद से एंटर करनी पड़ती है या जो फिजिशियन ने ट्रीटमेंट दिया है वो उस तरह से उनको एंटर करनी पड़ती है उसके अंदर सिस्टम के अंदर। देन केस मैनेजमेंट आता है। केस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, द केस मैनेजमेंट मॉडल एम्फसाइजेस क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव केयर डिलीवर्ड विद इन अ एस्टैब्लिश्ड लेंथ ऑफ स्टे। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी केस अगर आपके पास किसी डिजीज का आया है तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। आपके पास एक टाइम सेट होना चाहिए कि अगर मेरे पास डायरिया का पेशेंट आया है तो मैंने उसको 4 से 5 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ठीक करके उसके घर भेजना है अगर उसकी कंडीशन सवियर ना हुई तो, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेट होता है इंटरवेंशंस का, अपने ट्रीटमेंट प्लान का कि आपने इतने टाइम के अंदर इतनी कॉस्ट के अंदर आपने उस पेशेंट को डील करना है। दिस मॉडल यूजेज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग क्लाइंट केयर, कि आपने वही केयर उसको प्रोवाइड करनी जो किसी भी डायरिया के पेशेंट के लिए एक स्टैंडर्ड केयर है अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा सवेयर नहीं है तो। यूजिंग क्रिटिकल पाथवेज, ठीक है, कि आपने क्या करना है कि क्रिटिकल पाथवेज को यूज करते हुए जो आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आपके स्किल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के, आप उन तमाम चीज़ों को यूज करते हुए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू मतलब हर तरह से हर हवाले से आप क्या करते हैं उसको वही स्टैंडर्डाइज केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं आपके उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर जिनके अंदर आप तमाम पेशेंट्स को डील कर रहे हैं।
These forms identify the outcome that certain groups of client are expected to achieve on each day of care, कि उनको हर डे ऑफ केयर के अंदर क्या क्या अचीव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर डायरिया का पेशेंट है, उसको सवियर डायरिया है, तो उसका क्या है कि आप ये आपके पास एक डिजाइंड आउटकम होती है पहले से कि ये पेशेंट जो है 24 आवर्स के अंदर इसका जो फ्लूइड लॉस है वो इतना होना चाहिए सेट, इससे ज़्यादा फ्लूइड लॉस अगर होगा तो मेरा पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको उसकी कंडीशन उस लेवल तक लेकर आनी है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस दिन मैंने उसकी क्या इंटरवेंशन करनी है, फर्स्ट डे क्या इंटरवेंशन करनी है, सेकंड डे क्या करनी है, थर्ड डे क्या करनी है। तो इस तरह से कोई भी जो एजेंसी है वो केस मैनेज करती है, और ये तमाम केस मैनेजमेंट जो है उस क्लाइंट की फाइल के अंदर मेंशन की जाती है जब वो क्लाइंट आपके पास एडमिट होता है कि इस क्लाइंट को ये स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड की जानी है, और आप वहीं पर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि डे 1 पे आपने ये किया, डे 2 पे आपने ये किया, और डे 3 पे क्लाइंट के साथ आपने ये कंडीशन जो थी वो पूरी की, मतलब आपने उसको ये इंटरवेंशन दी है क्लाइंट को। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। लेक्चर अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आए और वो लोग भी पूरी सीरीज में लेक्चर ले सकें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। यकीन करें कि आप लोगों की तरफ से आने वाले कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।